वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो मैथमेटिक्स का है बच्चों वो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है रियल नंबर। अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग को काफी कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमको नहीं पढ़नी है। तो देखो यहाँ पे आपको, ये आपका ओल्ड सिलेबस है जो कुछ दिनों पहले आपके पास आया था, और ये लेटेस्ट सिलेबस है जो अभी लॉन्च हुआ है, अभी आपको बताया गया है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर यहां देखें तो यहां आपको यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा दिया था, मतलब ये पढ़ना था, लेकिन यहां से वो गायब हो चुका है। तो इसका मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ना है। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, ये यहां तक तो कॉमन है। फिर देखो आपको यहाँ पे प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी जो था वो भी हट गया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं पढ़ना है कि जो √2 √3 √5 आपको इरेशनल प्रूफ करने होते थे वो आपको अब नहीं पढ़ने हैं। तो ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो लेटेस्ट सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में डिफरेंस है, तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन अपने मेन फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमें पढ़ना है। अब देखो यहां पे हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आखिर ये होता क्या है? फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक का, ये होता क्या है? तो देखो, ये थ्योरम हमें क्या बताता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। किसके बीच में? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में रिलेशनशिप के बारे में हमको बताता है। कहोगे सर अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे अगर प्राइम नंबर की बात करो बच्चों, तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर केवल वो नंबर हो या वन हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11। इस तरीके से ये क्या है? ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। और जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। तो जैसे अगर हम कंपोजिट की बात करें तो जो प्राइम नंबर के अलावा कौन से कंपोजिट होंगे? जैसे आपका 4 6, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर होते हैं इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फैक्टराइज कर सकते हो। कैसा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो या फैक्टराइज कर सकते हो। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, हाँ ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्राइम फैक्टर जो होंगे वो यूनिक होंगे। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो चलो हम लोग समझने यही समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम के फॉर्म में इसको लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हमारे पास देखो 234 दिया है। अब ये नंबर किस नंबर से हमारा कटेगा? तो ये हमारा जाएगा 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 117 आ गया। अब ये 117 देखो किससे कटेगा? 3 से डिवाइड करके चेक करो। तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ये हो गया। फिर ये 3 से जाएगा तो हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और ये 13 अब नहीं डिवाइड होगा, 13 ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे 234 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे देखें तो 234 को हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप 2 × 3 का स्क्वायर × 13 लिख सकते हो। अब बताओ, ये 2 3 और 13 क्या है? प्राइम नंबर्स ही तो हैं। तो इसका मतलब 234 को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया? उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। भाई आप इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 13 × 3 स्क्वायर लिख सकते हो, बस यही लिख सकते हो, या 13 × 2 × 3 स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन नंबर तो नहीं चेंज हो रहे ना।
तो ये जो होता है ये यूनिक भी होता है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो लिखेंगे वो यूनिक भी होगा। ये समझ में आ गया। अब चलो अगला देखते हैं। अगला आपके पास आया है 1771। दूसरा देखो, अगर 1771 की बात करो तो 1771, अब ये नंबर देखो 2 से तक डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि ये ऑड आ गया। तो 3 से चेक करो, 3 या 3 5 या 15, 3 8 या 24 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो अब ले जाओ 7 से, आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो 7 2 या 14, 3 7 5 या 35 और 7 3 या 21, ये हो गया 253। अब इसको क्या किया, आप फिर से चेक करो किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसके बाद 11 से चेक करो, तो 11 से किया तो 11 2 या 22, 11 3 या 33। तो अब यहां से क्या मिल गया, यहां से आपको मिला 1771 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 23। तो ये हमारा यूनिक है और यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये जो तीसरा वाला है आप लोग खुद से इसको अटेम्प्ट करोगे, ये आपको दे दे रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको। ये चीज समझ में आ गई कैसे इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ आ गई। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है इसका क्या यूज है। तो इसका यूज करके हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो क्या क्या स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। देखो जब भी आपको ऐसे फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, फैक्टराइज द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले आपको पॉजिटिव इंटीजर जो दिया उसको फैक्टराइज कीजिए उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उसको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो और पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले ये करना है। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब दोनों में या 2 या 3 जितने भी हो उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर ले लो और उसमें स्मॉलेस्ट, यक्स नहीं है भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ दीज कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर आए हैं उनका स्मॉलेस्ट पावर लेकर के, मतलब जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो ऐसे आपको थियरी समझ में आई नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना बहुत ध्यान से। कहता है 81 और 54 का हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो चलो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखें तो 81 का प्राइम फैक्टर करो। 81 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं तो ये 3 से जाएगा, 3 ले जाओगे 27 टाइम्स जाएगा, फिर 3 ले जाओगे 9 टाइम्स, फिर 3 ले गए 3 टाइम्स, फिर 3 ले गए 1 टाइम्स। तो 3 3 3 3, ये क्या हो गया बच्चों, 3 का पावर 4। ठीक है, अब आप लिखो 54 को, 54 को क्या लिखोगे, ये 2 से कटेगा, फिर 27 जाएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 3 9, 3 27, 2 24, ये हो गया 2 इंटू 3 के पावर 3। अब देखो इसमें क्या है, अब हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों ना। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब एचसीएफ ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ऐसे ऐसे दिख लो, ये एक 3 कॉमन है, ये दूसरा 3 कॉमन है, ये तीसरा 3 कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। अगर आप ऐसे समझो, यहां से अगर देखना चाहते हो 3 पावर 4 और 2 इंटू 3 की पावर 3, तो देखो 2 तो कॉमन है नहीं, अब 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में छोटा कौन है, 3 की पावर 3, तो ये दोनों में होगा। तो इसका मतलब अगर एचसीएफ आप पावर के फॉर्म में लिख लोगे तो ये आपका 3 के पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। 3 नंबर्स होंगे तो उसी तरीके से तीनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे हम लोग। बात समझ में आई बच्चों। लीस्ट पावर जो होगा, जैसे 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, ये 3 वाला कॉमन है, दोनों में कम पावर किसकी है, 3 के पावर 3 का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए।
चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग अपना कि अगर हमें एलसीएम फाइंड, अभी तो हमने एचसीएफ देखा, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो यू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से तो हम लोग क्या करेंगे? तो तरीका हमारा वही है, पहला तरीका वही है कि फैक्टराइज कीजिए पॉजिटिव इंटीजर को, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए उसको और एक्सप्रेस कीजिए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम के फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगला स्टेप क्या होगा? फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेकर के उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन नहीं लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है, जितने प्राइम है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो यहाँ कह रहा है 30 है, 72 है और 432 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो चलो भाई देखो, अगर हम 30 को देखें, अगर हम 30 को देखें तो 30 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा, 5 आएगा, ये हो गया इसका। अब आ जाओ 70 को देखते हैं, 70 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, तो कितना आएगा? 35, 35 5 से जाएगा, कितना आएगा? 7। ठीक है, अब 432 देखो, तो पहले इसको 2 से ले गए तो हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले गए, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से ले गए तो आएगा 54। अब क्या करो, फिर 2 से ले जाओ तो आएगा 27, फिर 3 से ले जाइए आएगा 9, फिर 3 से ले जाओ आएगा 3। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सबको एक जगह समराइज करते हैं। देखो हमने 30 को क्या लिखा भाई? 30 हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5। अब 70 को लिखते हैं, 70 को क्या लिखोगे? 2 × 5 × 7। 432 को लिखो, ये हो गया 2 × 2 4 2 है, 3 तो 3 है, 1 3 2 3 3 3। अगर इसको आप पावर के फॉर्म में लिखो तो ये हो गया 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3। अब देखो हमें निकालना क्या है? हमें तो एलसीएम निकालना है, क्यों भैया? तो एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम क्या बोला है? प्रोडक्ट निकालना, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर, जितने फैक्टर्स हैं सबके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 देखो, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4 लिया। अब कौन फैक्टर है? 3 आया है, 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 लोगे। 5 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ है ही नहीं, तो 5 का पावर 1 ही लोगे, और यहाँ भी 7 कहीं नहीं है, बस एक जगह है, तो 7 1 ही लोगे। तो ये जो आएगा, इसको प्रोडक्ट कर लिया तो ये जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और आप देखोगे तो ये आएगा 2160। तो ये हमारा एलसीएम हो गया बच्चों। एलसीएम निकालना सीख गए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड करके एलसीएम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई बालकों, बताओ भैया, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिलेशन है, हमें याद रखना है, इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। कि कहता है कि एचसीएफ, अगर दो नंबर्स का जो एचसीएफ होगा और दो नंबर का जो एलसीएम होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या ऐसे कह सकते हो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर नहीं समझ आते सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां देखो एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम पूछ रहा है और दोनों नंबर दिए हैं। तो आपको क्या करना है? लिखो एचसीएफ
इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ कितना दिया है भैया 9, एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम निकालना है हमको। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर कहाँ दिए हैं, ये 306 और 657 यही तो नंबर दिए हैं। ये हो गया 306 इंटू 657। तो यहां से अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको आप कट पिट कर लो, जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको काटना पीटना आपका काम है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 22,338। अब इसको आपको डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है सब आपको करना है। ये हमारा हो गया बच्चों एलसीएम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और उसका आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलो, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी चीजें खत्म होंगी, टेंशन मत लेना, आज ही चैप्टर खत्म होने वाला है। अब देखो यहाँ पे कहता है एक टाइप की और प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। अगला टाइप का प्रॉब्लम क्या आता है, कहता है ये नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है, अगर है तो कैसे है ये भी बताना है। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो कैसे है, और अगर है तो और कैसे है। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी लेकर आया तरंग 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 तरंग। चलो भैया, ये कह रहा है ये कंपोजिट नंबर है, ये बताइए अगर है तो क्यों है। देखो अभी आपने कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 प्लस लिखा हुआ है, तो ये तो प्रोडक्ट में है नहीं, तो हम इसको प्रोडक्ट में पहले बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में है क्या। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 17 प्लस 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19। अब यहां से क्या करो, इन दोनों में से 17 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 11 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई किया और तो ये आ जाएगा, ये हो गया 17 इंटू, सबको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया तो ये हमको मिल जाएगा 2718। ये आया। अब इसको क्या करो, ये तो प्राइम है ही है, इसको फैक्टराइज करो फिर से, तो 17 इंटू, अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो 2718, इसका आप ऐसे एलसीएम निकाल लो बच्चों की तरह जो आप करते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर क्या ले जाओ 3 टाइम्स ले जाओ, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर चेक करो 3 से जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, आप चेक करो 5 से, 7 से, 11 से, किसी से नहीं जा रहा है, ये आपका 151 से ही जाएगा। तो अब देखो इसको आपने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 151। तो ये देखो ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 151। अब देखो जब आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया तो ये गिवन नंबर जो था, ये हमारा जो गिवन नंबर था, इट हैज मोर देन 1 प्राइम फैक्टर। क्योंकि इस एक से ज्यादा का प्राइम फैक्टर हो गया तो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट। 1 प्राइम फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी असुविधा? मुझे नहीं लगता कि हो रही है।
आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, इसको आप ट्राई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन देखो इस टाइप का पूछता है, कहता है कि सो दैट 12 की पावर एन एन 12 की पावर एन कैन नॉट एंड विथ 0 और डिजिट 5। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो नंबर दिया रहेगा उसको आप लिखो क्या है, ये हमको दिया है 12 के टू द पावर एन दिया है। अब आप क्या करो, इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 12 को लिखोगे 2 इंटू 3 होल टू द पावर एन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 होल टू द पावर एन। इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर एन। इतना लिख सकते हो। तो यहां देखो, शो द ओनली primes in the factorization, primes in the factorization, केवल जो प्राइम है इस फैक्टराइजेशन में किसके, ऑफ 12 टू द पावर एन आर कौन कौन है, बस 2 और 3 है, ठीक है। अब देखो, अगर अगर फॉर 12 टू द पावर एन टू एंड, अगर इसको एंड होना है विथ डिजिट 0 और 5, विथ डिजिट 0 और 5, it must have it must have 5 as a prime factor। अगर इसको एंड होना है किससे, 0 से या 5 से, तो उसको 5 होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर में। बट बाई फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, THEMATIC, but by fundamental theorem of arithmetic it cannot have 5 as a prime factor। यहां पे क्या प्राइम फैक्टर 5 आया है, नहीं आया ना भैया। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, हेंस 12 टू द पावर एन कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल एन, एनी नेचुरल नंबर एन। बच्चा समझ में आया कि ये क्यों नहीं है, इसका एंड में डिजिट 0 और 5 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो नंबर दिया था हमारे पास 12 टू द पावर एन, आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर इसमें 5 आएगा तब तो एंड में 5 या 0 आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो नहीं आ सकता। इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे दिया हूं, यहां इसको ट्राई करेंगे। ओके, हो गया, आगे बढ़ाएं। चलो भैया आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग को सीखना है। तो इसको कैसे करते हैं ये भी देखो, इसको हम लोग कैसे करते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। देखो यहां क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में लार्जेस्ट मिल जाए, हाईएस्ट मिल जाए, ग्रेटेस्ट मिल जाए, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपको HCF निकालने को बोल रहा है। जब किसी क्वेश्चन में लीस्ट मिल जाए, लोवेस्ट मिल जाए, स्मॉलेस्ट मिल जाए, तो इसका मतलब, ऐसा जब भी मिलेगा तो इसका मतलब है वहां पे आपको LCM फाइंड करना है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ तो फाइंड करना ये हमको समझ में आ गया, लेकिन किसका निकालोगे? एक तो यहाँ 3 नंबर दिएगा, लिविंग रिमाइंडर भी दिया हुआ है कि रिमाइंडर भी बच रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप याद रखना कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, जो आपसे रिक्वायर्ड आंसर पूछा है वो होगा एचसीएफ ऑफ किसका? देखो 1 2 5 1 है, इसको डिवाइड किया गया तो 1 रिमाइंडर आया, तो एचसीएफ ऑफ किसको निकालना पड़ेगा आपको? 1 2 5 1 माइनस 0, माइनस सॉरी माइनस 1, 1 2 5 1 -1, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और किसका? 9 3 7 7, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, तो 2 को माइनस कर दो। फिर तीसरे वाले में क्या है? 1 5 6 2 8, इसको डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3, 3 माइनस कर दो। अब इसका मतलब आपको एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा? एचसीएफ आपको निकालना है 1250 9376, अरे 9375, 2 माइनस करना है ना भैया, 9375 और 1, और किसका निकालना है? 1 5 6 2 5, इसका एचसीएफ निकालोगे जो वही हमारा आंसर होगा। तो अब हमें एचसीएफ अगर निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं। 1250 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, निकालना 2 × 5 की पावर 4 आएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं 9375, 9375 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो भैया, तो ये आएगा 3 × 5 to the power 5। अगला है 15625, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये मिलेगा 5 की पावर 6। तो अब हमें क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना है। तो जो एचसीएफ होगा या जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, इन तीनों में पहले जो कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 का सबसे लोवेस्ट पावर तीनों में कॉमन होना चाहिए, और तीनों में 5 का सबसे लोवेस्ट फैक्टर कौन है? 5 की पावर 4, तो इसका मतलब हमारा आंसर 5 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब 5 बचे 25, 5 125, 625। इसका मतलब इन नंबरों को अगर 625 से डिवाइड करते हो तो पहले वाले में रिमाइंडर 1 आएगा, दूसरे वाले में रिमाइंडर 2 आएगा, तीसरे वाले में रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। इतनी बात समझ में आई? किसी को ना आई हो तो भी बताए भाई। अब अगला आगे चलते हैं, हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो हम लोग को पढ़ना है कि रेशनल नंबर जानते हो ना? रेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर्स जिनको कि आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हो, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उनको नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का हमें यहाँ पढ़ना है डेसिमल फॉर्म, कि रेशनल नंबर को अगर डेसिमल में बदलोगे तो 2 टाइप के डेसिमल फॉर्म हमें बनेंगे, मिलेंगे। कौन कौन से 2 टाइप मिलेंगे भाई? एक तो मिलेगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर को जब आप डिवाइड करोगे, डेसिमल में बदलोगे, तो एक आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि जैसे अगर आपने 2 से 5 को डिवाइड किया, मतलब हमारा रेशनल है 2/5, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल ले गए 0 आया, 0.4 आ गया। अब देखो ये क्या हो गया? 0.4, ये टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें कब मिलेगा? मान लो कि एक एक्स पी बाई क्यू आपके पास रेशनल दिए गए हैं, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। अब नीचे वाले का केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका करना है? नीचे वाले का। अगर नीचे वाले का किया आपने और आपको इस टाइप का मिल गया 2 to the power m इंटू 5 to the power n, अगर इस टाइप का मिला जहां पे m और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हम बोलेंगे x हैज डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट्स, जो कि टर्मिनेट हो जाएगा। अब जैसे देखो यह भी एक क्वेश्चन जो लिया हमने, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे ये टर्मिनेट हो गया। तो जैसे देखो 2 की पावर 5 लिखा हुआ है,
अब देखो यहाँ पे इस 2 to the power n 5 to the power n टाइप का बनाना है, तो यहाँ देखो 5 to the power n लिखा हुआ है, अब 2 to the power m तो नहीं लिखा हुआ है, इसको आप 2 to the power 0 भी तो लिख सकते हो, ये बन गया। तो इसका मतलब नॉन निगेटिव बोला है, 0 तो ले ही सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब 5 to the power 1 2 to the power 0 इस टाइप का मिल गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। अगला देखो, अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर्स को अगर आप डेसिमल बदलोगे तो वो नॉन टर्मिनेट होंगे लेकिन रिपीट करेंगे। जैसे 1/3 आपका रेशनल नंबर है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, कभी कटेगा ही नहीं, इसको आप लोग लिख देते हो 0.3 बार। याद करो बचपन में किए थे आप। तो इसका मतलब है जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर आप 2 to the power m इंटू 5 to the power n टाइप का नहीं बना पाओगे, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। कहोगे सर यहां पे भी तो बना सकते थे, 2 to the power 0 5 to the power 0 लिख देते। हाँ बच्चों लिख तो देते, लेकिन नीचे जो होना चाहिए डिनोमिनेटर में जो क्यू होगा वो या तो केवल 2 to the power m टाइप का होगा, तब भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 5 to the power 0 बना सकते हो। अगर वो 5 to the power n टाइप का है तभी बना सकते हो 2 to the power 0 लिख के। और अगर 2 to the power m और 5 to the power n दोनों है तब तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों नंबर के अलावा भी कोई नंबर है, जैसे अगर आपके पास दे दिया गया 1/3 इंटू 4, अब ये 2 to the power 2 तो हो गया, 5 power 0 लिख दोगे चलेगा, लेकिन ये 3 नंबर आ गया, 3 आ गया, तो अब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। याद रखिएगा, केवल 2 है तो भी टर्मिनेट करेगा, केवल 5 है तो भी टर्मिनेट करेगा, केवल 2 और 5 है तो भी टर्मिनेट करेगा, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 17/6। आपको क्या करना है, इस नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 17/2 × 3। अब 2 × 3 लिख दिया आपने, तो अब यहां 2 तो आ गया लेकिन 3 भी आ गया। जब 2 to the power m इंटू 5 to the power n टाइप करेगा तभी आपको टर्मिनेट होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अगला देखो ये है, अब इसको देखो तो 189 अपॉन ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इसको आप लिख सकते हो 189/5 अब देखो ये आपका, इसको आप ये बना सकते हो ना, इंटू 2 to the power 0 लिख दिया। तो अब देखो ये क्या हो गया, अब ये केवल 2 और 5 में आ गया, तो ये इसका मतलब हो गया ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि बताओ कि ये कितने डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो जब आपको ऐसा पूछे ना कितने डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे ना, 189/5 अब इसको आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 189 इंटू 8 अपॉन ये हो गया 10 to the power 3 ना। 10 to the power 3 करोगे तो नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा। 189 इंटू 8/1000। जब नीचे 1000 आ गया तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा, 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि 2 और 5 में जिसका पावर ज्यादा होगा उतने डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। तो 5 के पावर 3 2 के पावर 0, तो इसका मतलब 3 प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि ये टर्मिनेट होगा है, तो नंबर विल टर्मिनेट हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, ये पूछ रहा है कितने प्लेस ऑफ डेसिमल पे टर्मिनेट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बच्चों, अब देखो ये पहले टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा ये आप कैसे बताओगे, क्योंकि यहाँ पे
केवल दो ही प्राइम है, 2 और 5। तो 2 और 5 अगर केवल होगा तो ये टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट होगा, ये फिक्स हो गया, ये टर्मिनेट होगा, ये फिक्स हो गया। अब लेकिन कितने डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होगा? अब 2 और 5 में जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर जितना होगा उतने डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। अब ये देखो कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा? 4 प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। 4 प्लेस ऑफ डेसिमल विल टर्मिनेट। ठीक है। अगर इसको करना हो कैसे, कितना आएगा, अगर इसको कोई बोले कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको लिखना हो कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बिना डिवाइड किए? तो देखो ऐसे लिखते हैं, यह 43 दिया है अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 दिया है। तो अब दोनों की पावर पहले बराबर बना लो, तो इसका पावर 4 बनाना होगा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ऊपर हो गया 43 इंटू 5 अपॉन, नीचे हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ये हो गया 5 3 15, 5 चौके 20 21, 215 अपॉन, ये हो गया 10 टू द पावर 4। ठीक, ये हो गया 215 अपॉन, एक के आगे 4 जीरो। तो कितने डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होगा? 4 पे, तो 0.0215। ये हमारा आंसर होगा, बिना हमने डिवाइड किए बता दिया कितने प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा, और वो और उसका डेसिमल भी बता दिया। सॉरी इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों यही बस इतना ही हमें क्वेश्चन करना है, बस इतना ही हमें चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैंने ये चैप्टर आज आज पूरा कंप्लीट करा दिया है। हाँ, इस पे बेस्ड अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कम से कम 100-150 क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हूं, इसको आप ट्राई करिएगा। तो अगला हम क्या होगा, एक बार थियरी आप पढ़ लीजिए, जल्दी मैं 1-2 दिन में आपको इसका पूरा क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा। आप उसको लेकर के अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बस इसमें इतना ही चीज पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, ना आपको इरेशनल प्रूफ करना है, ना यूक्लिड डिविजन लेमा पढ़ना है, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो तो हम लोग अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, और अगर कुछ क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा रियल नंबर चैप्टर बच्चों आज यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।